चलो, वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम लोग दो सेक्शंस को कवर करने वाले। पहला रहेगा आपका सेक्शन 9, जिसको जीएसटी के अंदर क्या बोला जाता है, आपका चार्जिंग सेक्शन, है ना। साथ ही साथ में हम लोग दूसरा सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 10, जिसको क्या बोला जाएगा, आपका कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है, चलो तो कुछ डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला डेफिनेशन क्या है आप लोगों का, एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब है, ध्यान से सुनना, ऐसे सर्टन गुड्स एंड सर्विसेज जिसको गवर्नमेंट के हिसाब से कॉमन जनरल पब्लिक जो है उनके लिए एग्जेम्प्ट करना चाहिए, उसको गवर्नमेंट होली एग्जेम्प्ट कर देता है फ्रॉम जीएसटी। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर और एक चीज इंक्लूड होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका नॉन टैक्सेबल सप्लाई, यानी कि जिसके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है। इसके अंदर आती है आपकी दो बातें। पहला आता है आपका अभिनय। अभिनय का क्या मतलब है, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसके ऊपर जीएसटी आज नहीं लग रहा है, फ्यूचर में लग सकता है। दूसरा क्या आता है आपका कभी नहीं, यानी कि इसके ऊपर जीएसटी लगेगा ही नहीं, जिसके अंदर आता है आपका अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। फिर इसके अंदर और एक चीज क्या आती है, नील रेटेड सप्लाई। नील रेटेड सप्लाई यानी कि क्या, जीएसटी लग रहा है बट कितने परसेंट से लग रहा है, 0%। तो कहना है इससे एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर आपकी टोटल 3 बातें आ गई। एक तो पहला क्या आ गया, नील रेटेड सप्लाई। दूसरा क्या आ गया आपका, होली एग्जेम्प्ट सप्लाई। और तीसरा क्या आ गया आपका, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तीसरा क्या आ गया आपका, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर, चलो एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लेना सब लोग। इंक्लूड्स में कितने पॉइंट आते हैं, 4 पॉइंट। सबसे पहला ऑल टैक्सेबल सप्लाई, दूसरा ऑल एग्जेम्प्ट सप्लाई, तीसरा जीरो रेटेड सप्लाई, फोर्थ कौन सा आता है, इंटर स्टेट सप्लाई बिटवीन सेम पेन। फिर यहाँ पे आते हैं एक्सक्लूड के अंदर 2 पॉइंट। सबसे पहला, जो भी टैक्सेस जीएसटी के अंदर चार्ज हुए वो आपके एक्सक्लूड हो जाएंगे, और जो भी आप लोग परचेस कर रहे हो उसके ऊपर जो आप आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे कर रहे हो वो भी आपका एग्रीगेट टर्नओवर से एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है अगला डेफिनेशन टैक्सेबल पर्सन। हर वो पर्सन जो जीएसटी के अंदर या तो रजिस्टर्ड है या तो लायबल फॉर रजिस्टर्ड है। देखो जीएसटी के अंदर 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 22 एंड 24, जो कंपलसरी एक पर्सन को जीएसटी में रजिस्टर होने के लिए बोलते हैं। तो अगर आप सेक्शन 22 या 24 के प्रोविजन में आ चुके हो और अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हो और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी लिया है तो भी आपको जीएसटी में क्या माना जाएगा, टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा। फिर आता है अगला डेफिनेशन इंडिया। इंडिया मतलब क्या, सिंपल है, इंडिया का जितना भी लैंड मास है वो पूरा इंडिया, और इंडिया पानी में एक्सटेंड हो चुका है। कहाँ तक एक्सटेंड हो चुका है, 200 नॉटिकल माइल्स। फिर 200 नॉटिकल माइल्स तक पानी, पानी के नीचे की सारी जमीन, पानी के ऊपर की सारी जो भी एयर स्पेस है वो सब किसके अंदर आ जाएगा, आपका इंडिया के अंदर आ जाएगा। फिर अगला डेफिनेशन है स्टेट। तो जो भी इंडिया के अंदर स्टेट है, जैसे कि महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वो सारे के सारे स्टेट्स स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं। बट इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी यूनियन टेरिटरी है जिसका खुद का लेजिस्लेचर है, उसको भी जीएसटी पर्पस के लिए क्या माना गया हुआ है, स्टेट। ऐसे 3 यूनियन टेरिटरीज है जो कि है दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। वैसे तो ये यूनियन टेरिटरीज है बट क्योंकि इनका खुद का लेजिस्लेचर है इसके लिए जीएसटी पर्पस में उनको क्या माना गया हुआ है, स्टेट। यानी कि ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं बात करूं यूनियन टेरिटरीज की तो 2 टाइप के यूनियन टेरिटरीज हो गए। देखो, एक हो गया आपका दिल्ली, पुडुचेरी, और कौन सा हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, है ना। इनका खुद का लेजिस्लेचर है, इसके लिए इनको जीएसटी के लिए क्या माना गया हुआ है, स्टेट। यानी कि यहाँ पे अगर कोई भी इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ तो जो टैक्स लगेगा वो रहेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। वेरएज अगर आपके अदर यूनियन टेरिटरीज है वहां पे अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ तो क्या लगेगा, सीजीएसटी के साथ लगेगा आपका यूटीजीएसटी। तो ऐसे कौन से अदर यूनियन टेरिटरीज है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या आता है आपका, अंडमान निकोबार आ गया, अंडमान एंड निकोबार। फिर आ गया लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। फिर आ गया लद्दाख, चंडीगढ़ एंड अदर टेरिटरीज। क्लियर है आप सबको, चलो नेक्स्ट वन। फिर एक कंसेप्ट आता है आपका सीटीपी और एनआरटीपी, ध्यान से सुनना। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का क्या मतलब है, आप एक इंडियन पर्सन हो, लेट से आप लोग आपका बिजनेस महाराष्ट्र के अंदर कर रहे हो। अगर आपको दूसरे स्टेट में जाके बिजनेस करना है और वो दूसरे स्टेट में आपका कोई भी परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है,
और वहाँ पे आप लोग बिजनेस करने के लिए चाह रहे हो टेम्पररी पीरियड के लिए, तो आप जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन ले सकते हो एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। यानी कि अगर एक पर्सन, इंडियन पर्सन या इंडिया में जिसका एक स्टेट में बिजनेस है, वो कोई दूसरे ऐसे स्टेट में बिजनेस करने जा रहा है जहाँ पे उसका परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। सर ये टेम्पररी पीरियड मतलब कितने दिन के लिए जा रहा है, मैक्सिमम 90 डेज। मैक्सिमम कितने दिन के लिए जा रहा है, 90 डेज। सर क्या इसको एक्सटेंशन मिलेगा, तो आंसर इज यस, एक्सटेंशन मिलेगा ओनली वंस फॉर अनदर मैक्सिमम 90 डेज। क्लियर है? तो सर मुझे बताओ, अगर इसने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन लिया था फॉर 40 डेज तो उसको एक्सटेंशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कितने दिन का मिलेगा, मैक्सिमम 90 डेज का। सर अगर उसने सिर्फ 30 डेज का एक्सटेंशन लिया, क्या इसको वापस से एक्सटेंशन मिलेगा, तो आंसर इज नो, वापस से एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। क्लियर है? इसी बेसिस पे आता है अगला पॉइंट आपका एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अगर कोई पर्सन इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, वो इंडिया में बिजनेस करने के लिए आना चाहता है टेम्पररी पीरियड के लिए, तो उसको जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनआरटीपी। सर टेम्पररी पीरियड यानी कि कितना दिन, ऑफिस से सेम 90 डेज मैक्सिमम। एक्सटेंशन मिलेगा, हाँ जी मिलेगा बिल्कुल। कितनी बार, ओनली वंस फॉर अनदर हाउ मेनी पीरियड, मैक्सिमम 90 डेज। क्लियर है? चलो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को अपना बिजनेस कमेंस करने के कंपलसरी 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। और जब ये लोग ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन लेंगे तभी इनको क्या करना पड़ता है, एडवांस में टैक्स को डिपॉजिट करना पड़ता है। एक एस्टिमेटेड लाइबिलिटी निकलनी पड़ती है, कितना टैक्स पेबल आएगा, और उतना टैक्स डिपॉजिट करना पड़ता है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, चलो फिर आता है आपका मेन, ये है अपना चैप्टर, ध्यान से सुनना। सेक्शन 9(1). 9(1) बहुत सिंपल है। 9(1) क्या बोलता, तुम लोग 2 मिनट के लिए ना 9(2) को बाजू में रखो। क्या बोला 9(1) ने, 9(2) को 2 मिनट बाजू में रखो। अगर तुम्हारा कोई भी इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ, क्या हुआ तुम्हारा, इंट्रा स्टेट सप्लाई अदर देन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो हम लोग उसके ऊपर क्या चार्ज करेंगे आपसे, CGST। हम लोग वो वैल्यू के ऊपर चार्ज करेंगे जो वैल्यू हमें किसने बताया है, सेक्शन 15 ने बताया। और मैक्सिमम हम लोग कितना परसेंट चार्ज करेंगे आपसे, 20% ही चार्ज करेंगे। वापस से 9(1) ने क्या बोला, 9(1) बोला 2 मिनट के लिए 9(2) को बाजू में रखो। अगर आपने कोई भी इंट्रा स्टेट सप्लाई किया अदर देन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो हम लोग आपसे क्या लेंगे, CGST लेंगे उस वैल्यू पे जो वैल्यू हमें सेक्शन 15 बताएगा, और मैक्सिमम हम लोग कितना परसेंट लेंगे, 20%। तो देखो ना, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो आपको मालूम है 2 टैक्सेस लगते हैं। एक तो लगता है CGST, दूसरा SGST और UTGST। ये हो गया मैक्सिमम 20%, यानी कि ये भी हो गया मैक्सिमम 20%। यानी कि इंटर स्टेट में जो आपका IGST लगता है वो मैक्सिमम कितना लगता है, 40%। यानी कि सर गवर्नमेंट हमसे कभी भी GST 40% से ज़्यादा कलेक्ट नहीं कर सकेगा। क्लियर है? अगर करना होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। ये था आपका सेक्शन 9(1). फिर आ जाओ सेक्शन 9(2) के ऊपर। 9(2) बात करता है आपका टोटल 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। किसकी बात करता है, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर आता है पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल। इनके ऊपर GST आज नहीं लग रहा, फ्यूचर में लगेगा। उस दिन से लगेगा जिस दिन से काउंसिल गवर्नमेंट को रेकमेंड करेगा और गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करेगा, उस दिन से GST लग जाएगा। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आने की जरूरत है। क्लियर है? फिर अगला पॉइंट आता है 9(3), यह बात करता है RCM की। 9(4) बात करता है RCM की। RCM यानी कि अगर आप लोगों ने कोई भी परचेज किया तो रेसिपिएंट आप ही को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। इसकी लिस्ट डिटेल में दी गई है नीचे, हम लोग डिस्कस करेंगे 5-10 मिनट्स बाद। फिर आता है 9(5), सप्लाई थ्रू ECO। देखो इसके अंदर है ना 4 टाइप के ECO बताए गए हुए, मैं आप लोगों को ना एग्जाम्पल से समझाता। ECO यानी कि बेसिकली क्या, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। जैसे कि इसके अंदर अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप लोगों को एक आ गया ओला, दूसरा आ गया आप लोगों का GoIBO, तीसरा आ गया आप लोगों का अर्बन क्लैप, फोर्थ क्या आ गया आप लोगों का स्विगी और जोमेटो। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर कोई भी ड्राइवर ओला पे सर्विसेज दे रहा है तो देखो सप्लायर कौन बन गया, ड्राइवर। ये था रेसिपिएंट जिसने सर्विस लिया, बट ये ट्रांजैक्शन एक एग्रीगेटर के थ्रू हो रहा है जिसका नाम क्या है, ओला।
तो इस केस में सप्लायर भी टैक्स नहीं देगा, रेसिपिएंट भी टैक्स नहीं देगा, टैक्स पे करने का लायबिलिटी उस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर है। क्लियर है? फिर यहाँ पे ना ये दोनों पॉइंट्स को साथ में समझो। अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड होटल अपनी बुकिंग GoIbibo से करवा रहा है, या तो अगर आप लोगों ने अर्बन क्लैप या अर्बन कंपनी का नाम सुना रहेगा, जिससे आपके घर पे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, मसाज वाले, हेयर कट वाले, वो लोग आपके यहाँ पे सर्विसेज देने आते हैं। बट ये दोनों के दोनों केस में यहाँ पे होटल और यहाँ पे पर्सन जो सर्विसेज दे रहा है वो अनरजिस्टर्ड है, और वो सर्विसेज या तो GoIbibo के थ्रू या तो अर्बन क्लैप के थ्रू या अर्बन कंपनी के थ्रू दे रहे, तो इनको ये दोनों ईसीओ को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर कोई भी सप्लाई स्विगी या जोमेटो के थ्रू हो रहा है तो इस केस में भी जीएसटी किसको देना पड़ेगा? स्विगी या जोमेटो को देना पड़ेगा। बट ध्यान से सुनना, 9(5) के अंदर सिर्फ ये 4 ही ईसीओस को बताया गया है। अगर कोई और ईसीओ है, लेट से अमेजॉन हो गया या तो आपका फ्लिपकार्ट हो गया, तो ये सेक्शन 9(5) के अंदर कवर्ड नहीं है। इस केस में सप्लायर को खुद को टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है? तो देखो 4 ईसीओस जो सेक्शन 9(5) के अंदर कवर्ड है, एग्जांपल से याद रखो। पहला कौन सा हो गया? ओला, दूसरा GoIbibo, तीसरा अर्बन क्लैप या अर्बन कंपनी, फोर्थ स्विगी और जोमेटो। इनके केस में जीएसटी कौन पे करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी पे करेगा। सर बट अगर ईसीओ इंडिया के अंदर नहीं है तो कौन पे करेगा? तो जो उसका रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के अंदर है वो जीएसटी पे करेगा। और अगर रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो पहले रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करो, फिर उसको बोलो जीएसटी पे करने के लिए। क्लियर है? ये था आपका सेक्शन 9(5) इन एक बर्ड आई व्यू। थोड़ा सा इसके अंदर और पॉइंट्स है, मैं नीचे डिस्कस करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है? चलो अभी आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे इस चैप्टर के, जो कि है आप लोगों का सेक्शन, कौन सा सेक्शन है? 9(3). ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आप लोगों के लिए। सेक्शन 9(3) किसकी बात करते हैं भैया? इंपॉर्टेंट है रे बाबा। सेक्शन 9(3) किसकी बात करते हैं? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी कि यहाँ पे लायबिलिटी टू पे जीएसटी टू गवर्नमेंट, ये किसके ऊपर होता है? रेसिपिएंट। किसके ऊपर होता है? रेसिपिएंट। एक बात को बहुत ध्यान से सुनना, जो भी आपका आरसीएम का लायबिलिटी है, उसका जो भी पेमेंट है वो पेमेंट आपका कंपल्सरी इन कैश होगा, यानी कि आईटीसी कैन नॉट बी यूज्ड। आरसीएम की लायबिलिटी का पेमेंट कंपल्सरी सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होगा? कैश के अंदर होगा। आईटीसी यूज नहीं कर सकते हैं। बट जो भी आप लोगों ने आरसीएम का लायबिलिटी पे कर दिया उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो। मतलब क्या है समझो। लेट्स से मेरा मार्च का मंथ था, मार्च 2026, मैंने एक इनवर्ट सप्लाई लिया 10,000 रुपीज़ का। कितने रुपीज़ का इनवर्ट सप्लाई लिया? 10,000 रुपीज़ का, और उसके ऊपर 18% जीएसटी पेएबल है। तो यहाँ पे ये जो मेरा 18% आ रहा है ना 1,800, इसको मैं कंपलसरी किसके अंदर पे करूंगा? कैश में पे करूंगा गवर्नमेंट को। और ये जो 1800 मैंने कैश में पे किया है, इसको मैं एज एन आईटीसी यूज कर सकता हूँ अगेंस्ट माय अदर आउटवर्ड सप्लाई जो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर का हुआ है। समझा? चलो बढ़ेंगे आगे। सर्विसेज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कौन सी सर्विसेज है? सबसे पहले आता है आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी कि ऐसा पर्सन जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड, इशू ऑफ कंसाइनमेंट नोट। रोड से कोई भी सर्विसेज को दिया जिसके अंदर वो कंसाइनमेंट नोट देता है कि हम लोगों ने इतना इतना क्वांटिटी ऑफ आइटम ये प्लेस से ये प्लेस तक डिलीवर किया, उसको बोला जाता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अगर जीटीए सर्विसेज इन 7 लोगों को दे रहा है, इनको बोलते हैं अपन रेसिपिएंट्स। कितने टाइप के रेसिपिएंट है? 7 टाइप के रेसिपिएंट को दे रहा है, तो ये रेसिपिएंट गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। कौन से 7 सर्विसेज? सबसे पहला कोई भी फैक्ट्री जो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, जिसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? रजिस्टर्ड फैक्ट्री, या तो रजिस्टर्ड सोसाइटी जो सोसाइटीज एक्ट 1860 के अंदर रजिस्टर्ड है, या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, या तो पर्सन जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, या तो बॉडी कॉर्पोरेट, या तो पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी एओबी, या तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ऑफिस है, ध्यान से सातों नाम मेरे साथ पढ़ना एक बार। जीटीए सर्विसेज दे रहा है इन 7 रेसिपिएंट को। कौन से 7 रेसिपिएंट? पहला रजिस्टर्ड फैक्ट्री, दूसरा रजिस्टर्ड सोसाइटी, थर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, फोर्थ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, फिफ्थ कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, सिक्स्थ कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी या एओपी, या तो 7 कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर जीटीए ने इन 7 लोगों को सर्विसेज दी तो ये 7 लोग आरसीएम बेसिस पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। क्लियर है?
चलो, बट अगर जीटीए कोई भी सर्विसेज गवर्नमेंट की अथॉरिटी को दे रहा है जिसने रजिस्ट्रेशन क्यों लिया, समझो एक गवर्नमेंट का अथॉरिटी है, लेट्स से पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये खुद कोई भी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई नहीं करता, इसने सिर्फ रजिस्ट्रेशन लिया है जीएसटी में जो इसके रेसिपिएंट्स है ना उनका टीडीएस करने के लिए। और अगर जीटीए ने ऐसे गवर्नमेंट एजेंसी को कोई भी सर्विसेज दिया या गवर्नमेंट अथॉरिटी को सर्विसेज दिया तो इसको क्या माना जाएगा, आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई। क्या माना जाएगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई। क्लियर है। चलो, अगर जीटीए कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दे रहा है इंक्लूडिंग अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, वो भी जीएसटी से क्या माना गया हुआ है, एग्जेम्प्ट माना गया है। क्लियर है। अभी देखो ध्यान से, अगर जीटीए खुद जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, अगर जीटीए खुद जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है और अगर वो बिजनेस को सर्विसेज दे रहा है तो वो चार्ज कर सकता है 12% फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे, या तो अगर वो लिमिटेड आईटीसी ले रहा है तो 5% फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे। बट अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर और वो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट जो ऊपर हमने 7 नाम पढ़े उनको सर्विसेज दे रहा है तो आरसीएम पे टैक्स लगेगा 5%। बट अगर ये नॉन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को दे रहा है तो ये सर्विसेज क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी फ्रॉम जीएसटी। क्लियर है। चलो, फिर अगर कोई भी लीगल सर्विसेज दे रहे यानी कि एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं ऐसी बिजनेस एंटिटी को जो इंडिया में लोकेटेड है, जो कहाँ पे लोकेटेड है, इंडिया यानी कि टैक्सेबल टेरिटरी, तो बिजनेस एंटिटी आरसीएम बेसिस पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। क्लियर है। फिर अगर कोई भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विसेज दे रहा है बिजनेस एंटिटी को तो बिजनेस एंटिटी आरसीएम बेसिस पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। अगर कोई भी स्पॉन्सरशिप सर्विस है, कोई भी पर्सन किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को पार्टनरशिप फर्म को दे रहा है तो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे करेगा। 4 पॉइंट्स पढ़ लिए अपन ने अभी तक। चलो, सबसे पहला कौन सा पढ़ा, बोलो मेरे साथ, पहला कौन सा पढ़ा, जीटीए पढ़ा। अरे हाँ बोलो ना, पहला कौन सा पढ़ा, जीटीए। दूसरा कौन सा पढ़ा हम लोगों ने, मैं भी भूल गया, कौन सा पढ़ा था, हाँ वो लीगल सर्विसेज जो एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट दे रहे। थर्ड कौन सा पढ़ा हम लोगों ने, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वाला। फोर्थ कौन सा पढ़ा हमने, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज का। अभी ध्यान से सुनना, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज दे रहा है किसी भी बिजनेस एंटिटी को तो बिजनेस एंटिटी आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे करेगा। सिंपल, गवर्नमेंट कोई भी सर्विसेज दे रहा है बिजनेस एंटिटी को, बिजनेस एंटिटी आरसीएम पे टैक्स पे करेगा। बट ये गवर्नमेंट के 4 सर्विसेज, कितने सर्विसेज, 4, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विसेज बाय वे ऑफ पोस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे का सर्विसेज, या तो सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल, या तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर। 4 गवर्नमेंट की सर्विसेज, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, पोस्ट ऑफिस का या इंडियन रेलवे का सर्विसेज, सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल, या तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर। ये ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ये 4 सर्विसेज जो है ना ये ऑलवेज एफसीएम पे टैक्सेबल है। ये ऑलवेज क्या है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के ऊपर टैक्सेबल है। क्लियर है। बट और एक पॉइंट ध्यान से सुनना कि अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज सप्लाई हो रही है, ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट एंड रेलवे को छोड़ गया, और वो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रहे टू रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, तो ये रजिस्टर्ड पर्सन जो है जीएसटी में वो आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे करेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं इमूवेबल प्रॉपर्टी की, कौन सी प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट, तो अपन क्या चेक करेंगे ये किसको दे रहे हैं। तो अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो यहां पे क्या लग जाएगा आपका आरसीएम। बट अगर ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो इस पे क्या लग जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर है। चलो, फिर आता है सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन बाय एनी पर्सन टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन। देखो इसको ना यहाँ पे समझो आप लोग एक डायग्राम से। अगर आपकी प्रॉपर्टी कमर्शियल है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे टैक्स लगेगा। बट अगर आपकी प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल है तो पर्पस ऑफ यूज चेक करो। अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है बट आपने उसको कमर्शियल यूज के लिए दिया तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। बट अगर आपकी प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल है, आपने उसको रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दिया, तो सामने वाला टेनेंट चेक करो कैसे है। टेनेंट अगर जीएसटी के अंदर अनरजिस्टर्ड है तो ये एग्जेम्प्ट सप्लाई, बट टेनेंट भी रजिस्टर्ड है। लेट्स से आपने आपका 2 BHK का फ्लैट रेंट पे दिया,
किसको रेंट पे दिया? ABCLLP को। और काय के लिए दिया? तो इसके अंदर दो बातें, या तो पार्टनर ए रेंट पे रह रहा, या तो कंपनी का जो स्टाफ है वो रेंट पे रह रहा। अगर पार्टनर ए रेंट पे रह रहा, उसको ना ड्राइंग्स माना गया हुआ है। क्या माना गया हुआ है? ड्राइंग्स, यानी कि ये P&L में डेबिट नहीं हो रहा, तो ये सप्लाई क्या माना जाएगा? आपका एग्जाम। बट अगर स्टाफ रेंट पे लेके रह रहा है फ्लैट, और अगर ये खर्चा आपका P&L में डेबिट हो रहा है, तो ये ट्रांजैक्शन RCM बेसिस पर टैक्सेबल होगा। यानी कि इस एग्जाम्पल के अंदर ये जो ABCLLP है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को RCM बेसिस पे। क्लियर है? चलो बढ़ेंगे आगे। सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल यूनिट। अरे यानी कि यहाँ पे बात किसकी चालू है? कमर्शियल प्रॉपर्टी की। तो अगर कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो अपन सबसे पहले क्या चेक करेंगे? सप्लायर जीएसटी में क्या है। अगर सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो क्या लग जाएगा? आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बट अगर सप्लायर जीएसटी में अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो अपन क्या चेक करेंगे? रेसिपिएंट। अगर रेसिपिएंट भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि दोनों अनरजिस्टर्ड है। बट अगर रेसिपिएंट जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन है तो आरसीएम बेसिस पे रजिस्टर्ड पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर कोई भी डायरेक्टर अपनी सर्विसेज दे रहा है किसी भी कंपनी को, तो हम लोग क्या चेक करेंगे? देखो कि जो डायरेक्टर सर्विसेज दे रहे हैं ना वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में दे रहा है या पर्सनल कैपेसिटी। अभी सबसे पहले पर्सनल कैपेसिटी, प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर चलो क्या आ जाएगा? जैसे कि उसका कोई समझो एक डायरेक्टर है, वो कंपनी को डायरेक्टर लेट्स से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो कंपनी को अकाउंटिंग का, टैक्सेशन का, ऑडिट का सर्विस दे रहा। तो चेक करो जो उसको पैसा कंपनी पे कर रही है क्या वो सैलरी है या प्रोफेशनल फीस है? सैलरी है या प्रोफेशनल फीस? अगर भैया सैलरी पे कर रहे तो शेड्यूल 3 के नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। बट अगर वो प्रोफेशनल फीस बोल के अमाउंट जा रहा है तो वो आरसीएम में कवर्ड है, यानी कि कंपनी आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे करेगी। बट अगर ये पर्सनल सर्विसेज है, जैसे कि हो गया आपका रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो चेक करो क्या वो 9394 में कवर्ड है? अगर हाँ उसमें कवर्ड है तो आरसीएम बेसिस पे कंपनी टैक्स पे करेगा। बट अगर वो आरसीएम में कवर्ड नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे डायरेक्टर को उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर है? बढ़ेंगे आगे। अगर इंश्योरेंस एजेंट कोई भी अपनी सर्विसेज दे रहा है इंश्योरेंस बिजनेस कंपनी को, पहले को एजेंट सर्विसेज दे रहा है ऐसे पर्सन को जो इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहा है, तो इंश्योरेंस का जो बंदा बिजनेस कर रहा है वो आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे करेगा। फिर अगर रिकवरी एजेंट सर्विसेज कोई भी सर्विसेज दे रहा है बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या एनबीएफसी को, तो बैंक, एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे करेगा। ध्यान से सुनना, यहाँ पे सिर्फ 3 ही रेसिपिएंट कवर्ड है। कौन से 3 कवर्ड है भैया? बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी। मतलब कल जाके अगर समझो एक कार डीलर है, एक कौन है? कार डीलर, उसको अगर रिकवरी एजेंट सर्विसेज वाले, रिकवरी एजेंट ने कोई सर्विसेज दिया तो भैया ये आरसीएम में कवर्ड नहीं है, ये आपका किस में चला जाएगा? एफसीएम। क्लियर है आप सबको? चलो बढ़ेंगे आगे। फिर अगर कोई भी ऐसा एक म्यूजिक कंपोजर या फोटोग्राफर या आर्टिस्ट ट्रांसफर कर रहा है या परमिट कर रहा है यूज करने के लिए उसके कॉपीराइट को, तो जो भी म्यूजिक कंपनी है या प्रोड्यूसर है वो आरसीएम बेसिस पर टैक्स पे करेगा। सिमिलरली अगर कोई भी एक ऑथर है, उसने कोई भी बुक लिखा है और वो बुक उसने कोई भी पब्लिशर को दे दिया, राइट्स दे दिए उसके, तो पब्लिशर वैसे तो आरसीएम बेसिस पर टैक्स पे करेगा। बट अगर ऑथर बोल रहा है नहीं मुझे एफसीएम बेसिस पर टैक्स पे करना है, तो ऑथर को बोलने का तू जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन ले और एफसीएम बेसिस पर टैक्स पे कर। बट भैया अगर तू एफसीएम बेसिस पर टैक्स पे कर रहा है ऑथर, तो जब से तूने स्टार्ट किया वहां से तुझे मिनिमम 1 ईयर तक एफसीएम पे टैक्स पे करना पड़ेगा, फिर तू आरसीएम में नहीं जा सकेगा। क्लियर है? चल बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। अगर कोई भी मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमेटी ने आरबीआई को सर्विसेज दिया तो आरबीआई आरसीएम बेसिस पर टैक्स पे करेगा। फिर अगर डायरेक्ट सेल्स एजेंट है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फॉर्म और एलएलपी, और उन्होंने कोई भी बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी को सर्विसेज दिया तो बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी उसके ऊपर टैक्स पे करेगा। सर अगर डायरेक्ट सेल्स एजेंट कोई भी आपका पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी या बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। अगर ये अदर्स है यानी कि इन शॉर्ट में बोलूँ क्या पे इंडिविजुअल की बात कर रहे तो क्या लग जाएगा? आरसीएम, यानी कि यहाँ पे टैक्स इज पेएबल बाय बैंक
और एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्लियर है? फिर अगर कोई भी बिजनेस फैसिलिटेटर अपनी सर्विसेज बैंकिंग कंपनी को दे रहा है तो बैंकिंग कंपनी आरसीएम बेसिस पर टैक्स पे करेगा। अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट का कोई भी एजेंट है वो बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विसेज दे रहा है तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट आरसीएम बेसिस पर टैक्स पे करेगा। ठीक है? फिर अगर आप कोई भी रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल दे रहे हो which is designed to carry passenger where cost of fuel is included in consideration, यानी कि अगर आप लोगों ने कोई भी मोटर व्हीकल को रेंट पे लिया, लेट से आपने रेंट पे लिया 35,000 रुपीज पर मंथ और वो 35,000 रुपीज के अंदर सारे एक्सपेंसेस कवर्ड है पेट्रोल वगैरह के, तो चेक करो जो सर्विसेज दे रहा क्या वो ऐसा पर्सन है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, सामने वाला सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और वो है ना इनवॉइस में 12% जीएसटी नहीं लगा रहा, तो यहाँ पे अगर वो सर्विसेज किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को दिए तो बॉडी कॉर्पोरेट आरसीएम बेसिस पर टैक्स पे करेगा। क्लियर है? चलो, अगर कोई भी सिक्योरिटीज लेंड कर रहा है, यानी कि मेरे पास सिक्योरिटीज पड़े थे, मैंने किसी पर्सन को टेम्परेरी वो सिक्योरिटीज दे दिए फॉर एनी कंसिडरेशन, तो जिसको मैंने मेरी सिक्योरिटीज दी यानी कि बोरोवर, वो आरसीएम बेसिस पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। फिर आता है आपका सिक्योरिटी पर्सनल सर्विसेज, जो बाउंसर्स वगैरह रहते हैं, सिक्योरिटी वगैरह रहते हैं, अगर वो सप्लायर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि इंडिविजुअल वगैरह है, तो अगर उसने किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दी तो रजिस्टर्ड पर्सन आरसीएम बेसिस पर टैक्स पे करेगा। बट अगर समझो ये सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी के डिपार्टमेंट को दिया जा रहा है तो आरसीएम नहीं लगेगा, यानी कि एग्जेम्प्ट है। लोकल अथॉरिटी को दिया तो एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट एजेंसी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन सिर्फ टीडीएस के लिए किया है उनको दिया तो एग्जेम्प्ट है। या तो ऐसा पर्सन जो सेक्शन 10 के अंदर टैक्स पे कर रहा है, कॉम्पोजिशन डीलर, उनको सर्विसेज दिया तो वो भी क्या माना जाएगा? एग्जेम्प्ट माना जाएगा। क्लियर है? चलो, फिर आता है आपका अगला पॉइंट जो कि है सेक्शन 9(5). बात करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की, यानी कि एक ऐसा बंदा जो ओन कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है या मैनेज कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हो रहा है, रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल या एनी अदर मोटर व्हीकल अदर देन ओमनी बस, तो आरसीएम बेसिस पे तो ईसीओ टैक्स पे करेगा। अगर ओमनी बस का सर्विसेज दे रहे हैं, कौन सा सर्विसेज दे रहे हैं? ओमनी बस का सर्विसेज दे रहे हैं एक्सेप्ट वेयर पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस इज अ कंपनी, तो भी ईसीओ टैक्स पे करेगा। सुनो ना, मैं ना इन दोनों को मर्ज करके ना आप लोगों को इधर लिख के बताता हूं। देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, ठीक है, अगर यहां पे लेट से आपका रेडियो, मोटर कार, फिर दूसरा में क्या नाम लिखो, मैक्सी कैब, अगर ये ईसीओ के थ्रू हो रहा है तो टैक्स कौन पे करेगा? ईसीओ। बट भैया अगर आपकी ओमनी बस है तो अपन क्या चेक करेंगे? सप्लायर। अगर सप्लायर कंपनी है तो एफसीएम, अगर सप्लायर आपका अदर पर्सन है तो टैक्स कौन पे करेगा? ईसीओ। ये उसका पूरा एक समरी है। फिर अगला पॉइंट आता है, देखो, अच्छा इसी के लिए मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल बोला था आप लोगों को, अगर याद रहेगा तो कौन सा एग्जांपल आएगा इधर? ओला। दूसरा, सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन, क्या प्रोवाइड हो रहा है यहाँ पे? अकोमोडेशन इन होटल, इन गेस्ट हाउस और अदर कमर्शियल प्लेसेस एक्सेप्ट वेयर पर्सन सप्लाइंग सच सर्विसेज इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि होटल का सर्विसेज अनरजिस्टर्ड पर्सन देगा। एग्जांपल कौन सा था? गोएबीबो वाला, तो यहाँ पे टैक्स कौन पे करेगा? गोएबीबो। फिर ये देखो, सर्विसेज ऑफ हाउसकीपिंग, प्लम्बिंग, कारपेंटिंग एक्सेप्ट वेयर पर्सन सप्लाइंग सच सर्विसेज इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि ये अर्बन क्लैब वाला एग्जांपल हो गया। और लास्ट में क्या आता है? सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज अदर देन जॉइंट्स लोकेटेड एट स्पेसिफाइड एरिया, ये इसका एग्जांपल हो गया आप लोगों का। किसका एग्जांपल था? स्विगी और जोमेटो, तो टैक्स कौन पे करेगा? आइदर स्विगी और जोमेटो। क्लियर है? चलो, ये जस्ट फॉर योर नॉलेज लिखा हुआ है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ आप लोगों को। फिर जीएसटी इन रियल इस्टेट सेगमेंट, देखो रियल इस्टेट में अगर इसको बोल रहे, किसको? बिल्डर को, कि अगर तेरा इनपुट या इनपुट सर्विसेज रजिस्टर्ड सप्लायर से नहीं है तो तुझे आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी क्या हो गया देखो,
एक बिल्डर है, उसने कंस्ट्रक्शन किया 100 रुपए का, कितने का कंस्ट्रक्शन किया, 100 रुपए का रॉ मटेरियल लगा लेट से, तो उसको बोल रहे तू एटलीस्ट 80 रुपीज का किससे खरीद, रजिस्टर्ड पर्सन से, यानी कि तूने 20 रुपीज का अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा तो भी हमें दिक्कत नहीं है। बट सर अगर उसने 70 रुपीज का रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा और 30 रुपीज का अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा, तो यहाँ पे शॉर्टफॉल कितना है, 10 रुपीज। तो ये 10 रुपीज पे उसको टैक्स आरसीएम बेसिस पे बिल्डर प्रमोटर जो भी है उसको टैक्स कितना परसेंट पे करना पड़ेगा, 18%। बट अगर ये शॉर्टफॉल इज ऑन अकाउंट ऑफ सीमेंट तो उसको टैक्स कितना परसेंट पे करना पड़ेगा, 28% पे करना पड़ेगा। क्लियर है, ये बात हो गई आपकी रॉ मटेरियल की। बट अगर ये कैपिटल गुड्स है तो 100% तुझे किससे परचेस करना है, रजिस्टर्ड पर्सन। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेस किया तो तुझे आरसीएम बेसिस पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर है, चलो डन। यहां तक कौन सा सेक्शन कंप्लीट हो गया आप लोगों का, सेक्शन 9। अगला सेक्शन चालू करेंगे हम लोग जो कि आपका कौन सा है, सेक्शन 10। सेक्शन 10 किसकी बात करता है, आपका कॉम्पोजिशन स्कीम। बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, ये स्कीम चालू करने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये स्कीम कैसी है आपकी, ऑप्शनल स्कीम। चाहिए तो लो वरना लेने की जरूरत नहीं है। आप आपके नॉर्मल सेक्शन 9 में टैक्स पे कर सकते हो। सेक्शन 9 बोलते हैं कि भैया देखो, सेक्शन 10 बोलता है कि भैया अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो हम आपको कॉम्पोजिशन स्कीम लाने के लिए दे रहे हैं। बट अगर आप लोग स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट हो, देखो 11 स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट रहते हैं, तो उसमें से जो 8 स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट है, यानी कि सर देखो जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश, इनके लिए लिमिट 1.5 करोड़ से। बट बाकी के जो ये कितने हो गए, 3 हो गए। बट बाकी के जो 8 स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट है ना, एक बार नाम पढ़ लेते, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड, इनके लिए लिमिट कितना है, 75 लाख। यानी कि ये 8 स्टेट में अगर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना है तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर मैक्सिमम 75 लाख तक चाहिए। और अगर रेस्ट ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग आसाम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, यहाँ पे अगर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना है तो क्या बोलते हैं, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो हम आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में जाने दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो वैसे तो एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन आप लोगों को मालूम है, बट जो एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन अभी यहाँ पे हम लोग लिखने वाले, ये ओनली सेक्शन 10 के लिए, ओनली सेक्शन 10 के लिए एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है ध्यान से देखना। इंक्लूड्स के अंदर आएगी आपकी टोटल 4 बातें। सबसे फर्स्ट क्या आएगा, आपका सारा टैक्सेबल सप्लाई। दूसरा क्या आएगा, आपका सारा एग्जेम्प्ट सप्लाई। तीसरा क्या आएगा आप लोगों का, जीरो रेटेड सप्लाई। फोर्थ क्या आएगा आप लोगों का, इंटर स्टेट सेम पैन, ये हो गया इंक्लूड। फिर क्या आएगा आप लोगों का, एक्सक्लूड। जो भी टैक्सेस अंडर जीएसटी हम लोग चार्ज कर रहे हैं वो आ जाएगा, टैक्सेस अंडर जीएसटी। फिर जो भी आप लोगों का इनवर्ड आरसीएम वाला है वो एक्सक्लूड में आ जाएगा। ये एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। बट यहाँ पे एक स्पेसिफिकली एक्सक्लूजन में क्या आएगा, अगर कोई भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन लोन, या तो अगर आप लोग कोई भी डिस्काउंट चार्ज कर रहे हो ऑन एडवांसेस, ये आपके एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन में नहीं आएगा। ओनली फॉर विच सेक्शन, सेक्शन 10। क्लियर है, चलो ठीक है। तो सर कॉम्पोजिशन स्कीम है क्या एग्जैक्टली तो गवर्नमेंट है ना, ध्यान से सुनना, कॉम्पोजिशन स्कीम लाया था ओनली फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, और एक ही सर्विसेज अलाउड थी इसके अंदर जो कि थी आपकी रेस्टोरेंट सर्विसेज अदर देन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कॉम्पोजिशन स्कीम वाले बंदे को एक सिंपल बात बोलते हैं, तो जो भी आगे सप्लाई कर रहा है उनसे तूने टैक्स कलेक्ट नहीं करने का, उनसे तूने टैक्स कलेक्ट नहीं करने का। जो भी तूने परचेस किया है उसके ऊपर आईटीसी क्लेम नहीं करने का। कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्शनल है, कॉम्पोजिशन स्कीम लाई थी क्योंकि जो बिजनेस कर रहे थे जीएसटी में उनको कंप्लायंस का बर्डन आ रहा था, तो कंप्लायंस के बर्डन को कम करने के लिए क्या बोला कि जो भी तेरा आउटवर्ड सप्लाई है, जो भी तेरा आउटवर्ड सप्लाई उसके ऊपर तूने टैक्स कलेक्ट नहीं करने का। जो भी तेरा परचेसेस है उसका तूने आईटीसी क्लेम नहीं करने का। तूने सीधा क्या करने का, देख अगर तू मैन्युफैक्चरर है, तू कौन है, मैन्युफैक्चरर, तो जितना भी तेरा एग्रीगेट टर्नओवर है उसका तूने क्या करने का, सीधा 1% टैक्स पे कर देने का।
कितना परसेंट टैक्स पे करने का? 1%। अगर तू रेस्टोरेंट चला रहा है अदर देन अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो तूने एग्रीगेट टर्नओवर का 5% टैक्स को पे कर देने का। और अगर तू कोई भी गुड्स का ट्रेडर है तो जो तेरा टैक्सेबल टर्नओवर है उसका तूने 1% टैक्स पे कर देने का। तू टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, तू आईटीसी क्लेम नहीं करेगा, स्ट्रेट अवे मैन्युफैक्चरर 1% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। रेस्टोरेंट अदर देन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन 5% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। और ट्रेडर क्या करेगा? ट्रेडर क्या करेगा? टैक्सेबल टर्नओवर का 1% टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देगा। क्लियर है? वो टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा। क्या कलेक्ट नहीं करेगा? टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा। इसके लिए वो टैक्स इनवॉइस को भी इशू नहीं करेगा, क्योंकि टैक्स नहीं कलेक्ट कर रहा है, इसके लिए टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करेगा। तो क्या इशू करेगा? बिल ऑफ सप्लाई। कॉम्पोजिशन डीलर क्योंकि रेसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहा है, इसके लिए वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेगा, बल्कि क्या इशू करेगा? बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। क्लियर है? वही सब चीजें इधर लिखी हुई है। हाँ, बट देखो कोई भी बिजनेस आप ले लो, समझो अगर मैं मोबाइल बेच रहा हूँ तो मोबाइल का रिपेयरिंग का काम आ गया, शूज बेच रहा तो शूज का काम आ गया, रिपेयरिंग वगैरह का। तो गवर्नमेंट क्या बोलता? हम लोग ये बात समझ सकते हैं कि आप अगर प्राइमरीली भी गुड्स को बेच रहे हो तो साथ में थोड़ा बहुत सर्विस आने वाला है, तो हम आपको मार्जिनल सर्विसेज देने की परमिशन दे दें। मार्जिनल सर्विस यानी कि क्या? जो आपका पिछले साल का टर्नओवर था उसका 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर। चलो मैं बात करूंगा फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की। लेट्स से फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में आप कितने रुपीस का सर्विस दे सकते हो? तो आप उसके लिए क्या करोगे? 2025-26 का एग्रीगेट टर्नओवर चेक करोगे। लेट्स से आपका एग्रीगेट टर्नओवर था 70 लाख, तो इस साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26-27 में आप लोग कितने रुपीस का सर्विस दे सकते हो? तो 70 लाख का 10% यानी कि कितना आता? 7 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर। तो हायर क्या आएगा आपका? 7 लाख का आप सर्विसेज दे सकते हो। बट अगर पिछले साल का आपका टर्नओवर था 42 लाख, तो 26-27 में आप सर्विसेज कितना दे सकते हो? तो 42 लाख का 10% कितना आता है? 4.2 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर। तो आप सर्विसेज कितने तक दे सकते हो? 5 लाख रुपीस तक दे सकते हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट। कौन से पर्सन जीएसटी में कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते, उनके लिस्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर आप लोग कोई भी सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहे हो अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, तो आप सेक्शन 10(1) या 10(2) में कॉम्पोजिशन स्कीम को नहीं ले सकते हो। अगर आप लोग ऐसे गुड्स को बेच रहे हो जो जीएसटी के अंदर टैक्सेबल ही नहीं है, यानी कि अगर आप लोग अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का बिजनेस कर रहे हो या 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हो, आप लोग जीएसटी में नहीं आ सकते। अगर आप कोई भी इंटरस्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स हो, सप्लाई इंटरस्टेट नहीं कर सकते। सर इंटरस्टेट परचेस चलेगा लेकिन इंटरस्टेट सेल्स नहीं चलेगा। क्लियर है? अगर आप लोग कोई भी ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हो तो भी आप लोग सेक्शन 10 को ऑप्ट नहीं कर सकते। यानी कि अगर मैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान को बेच रहा हूं तो मैं सेक्शन 10 को ऑप्ट नहीं कर सकता। अगर मैं इन 8 आइटम का मैन्युफैक्चरर हूं तो भी मैं कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता। कौन सी 8 बातें? आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस, पान मसाला, एरिएटर वाटर, टोबैको एंड टोबैको सब्स्टिट्यूट, फ्लाई ऐश ब्रिक, एग्रीगेट, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल और सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दनिंग और रूफिंग टाइल। देखो भैया, इनका मैन्युफैक्चरर नहीं रह सकते। ट्रेडर रहे तो चलेगा, क्या नहीं चलेगा? मैन्युफैक्चरर। एक बार 8 नाम पढ़ेंगे अपन साथ में। आइसक्रीम एंड एडिबल आइस, पान मसाला, एरिएटेड वाटर, टोबैको, टोबैको सब्स्टिट्यूट, फ्लाई ऐश ब्रिक, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दनिंग एंड रूफिंग टाइल्स। अगर आप लोग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो भी आप लोग कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। एप्लीकेबल फॉर ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन विद द सेम पैन। देखो, अगर मेरा महाराष्ट्र में एक बिजनेस है और गुजरात में एक बिजनेस है, तो कहने से दोनों के जीएसटी अलग अलग रहेंगे, दोनों के जीएसटी अलग अलग रहेंगे। तो भैया आप दोनों जगह पे या तो सेक्शन 9 में रजिस्टर्ड हो और सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने महाराष्ट्र के लिए सेक्शन 10 ऑप्ट किया और गुजरात के लिए सेक्शन 9 ऑप्ट किया, वैसा नहीं है। एक पैन कार्ड पे जितने भी जीएसटी नंबर है वो आइदर सेक्शन 9 के अंडर रहेंगे और सेक्शन 10 के अंडर रहेंगे। यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए। और अगर आपने एक जगह पे कहीं पे भी
कोई भी कंडीशन को वॉयलेट कर दिया, लेट से गुजरात में आप लोगों ने इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया, तो आपको बाय डिफॉल्ट महाराष्ट्र में भी अभी कंपोजिशन स्कीम से बाहर आना पड़ेगा। क्लियर है? तो अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ या 85 लाख फॉर 8 स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स में 1.5 करोड़ और 75 लाख के ऊपर चला जाता है, तो आपका कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शन लैप्स हो जाएगा। कंपोजिशन स्कीम वाला बंदा रेसिपिएंट से टैक्स को कलेक्ट नहीं करेगा, उसको आईटीसी भी नहीं मिलेगा। क्लियर? अगर कंपोजिशन स्कीम वाला बंदा कोई भी परचेस कर रहा है जो सेक्शन 93 या 94 में आरसीएम में है, तो उसको उस रेट से, आरसीएम वाले रेट से गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा और उसका आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकेगा। अगर कोई भी पर्सन कंपोजिशन स्कीम वाले से परचेस कर रहा है, उसको आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि उसने टैक्स पे ही नहीं किया है सप्लायर को। ठीक है? तो ये था आपका कंपोजिशन स्कीम फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। ये था ओरिजिनली आपके एक्ट के अंदर लिखा हुआ। तो बट जब जीएसटी आया तब सर्विसेज वाले बोले हमें भी कंपोजिशन स्कीम चाहिए, इसके लिए उनके लिए एक सेक्शन लाया गया है जो कि सेक्शन 10(2) है। ये बोलता है अगर आप लोग सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो अप टू 50 लाख रुपीज इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो आप लोग कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग सीधा क्या करोगे, 6% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर हमें टैक्स पे कर दोगे। किसके लिए? ये सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए। कौन सा सेक्शन है? 10(2)(a। कितने रुपीस का लिमिट है? 50 लाख रुपीस का लिमिट। इनके लिए भी क्या क्या कंडीशन है? ये कोई भी इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, ये कोई भी ऐसा सप्लाई नहीं कर सकते जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा, यानी कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं रह सकते, ईसीओ के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है? अभी अगर मुझे कंपोजिशन स्कीम में एंट्री करनी है, कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे करना है, तो या तो मेरा न्यू रजिस्ट्रेशन रहेगा या तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन रहेगा। समझो मैं साल के बीच में कोई भी नया रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ। लेट से मैंने रजिस्ट्रेशन लिया 30 जून को, तो मैं 30 जून से कंपोजिशन स्कीम को पे कर सकूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मेरा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन था सेक्शन 9 में, यानी कि मैं ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा था गवर्नमेंट को नॉर्मल स्कीम में, अभी मुझे कौन से स्कीम में जाना है? कंपोजिशन स्कीम में जाना है। तो फाइनेंशियल ईयर चालू होने के पहले मुझे एप्लीकेशन करना पड़ेगा कि मुझे सेक्शन 9 से सेक्शन 10 में जाना है। यानी कि समझ के लो, अगर मुझे फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में सेक्शन 10 के अंदर गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, तो ये साल चालू कब होता है मेरा? 1 अप्रैल 2026, यानी कि मेरे पास टाइम लिमिट है 31 मार्च 2026 तक। मुझे गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन करके ये बताना पड़ेगा कि गवर्नमेंट मैं अभी सेक्शन 9 में टैक्स पे नहीं करना चाहता हूँ, मुझे सेक्शन 10 के अंदर आप लोग शिफ्ट कर दो। क्लियर है? बट अगर मुझे सेक्शन 10 से एग्जिट लेना है, सेक्शन 10 से एग्जिट लेके मुझे लेट से सेक्शन 9 के अंदर टैक्स पे करना है, तो मैं ड्यूरिंग द ईयर भी आ सकता हूँ। यानी कि अगर मुझे कल जाके मान लो 2 जुलाई 2026 में इच्छा हो गई कि मुझे फाइनेंशियल ईयर 26-27 में नॉर्मल स्कीम के अंदर टैक्स पे करना है, सेक्शन 10 में पे नहीं करना है, तो मैं ड्यूरिंग द ईयर ऑप्ट आउट कर सकता हूँ फ्रॉम सेक्शन 10। बट अगर मेरा कोई भी ऐसा कंडीशन हुआ जिसके लिए मुझे कंपलसरी एग्जिट लेना पड़ा, मेरा एग्रीगेट टर्नओवर मान लो लिमिट के ऊपर चला गया, या मैं मैन्युफैक्चर करने लग गया उन 8 में से कोई सामान को, या देखो आइसक्रीम पान मसाला जो अभी 2 मिनट पहले पड़ा, या तो मैंने इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया, तो उस केस में मुझे कंपलसरी 7 डेज के अंदर एप्लीकेशन करके गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा कि मुझे सेक्शन 10 से बाहर निकालो, मैं अभी सेक्शन 9 में आपको टैक्स पे करूंगा। क्लियर है? चलो खत्म हो गया चैप्टर अपना ये वाला। कितना टाइम लगा? हार्डली 43 मिनट्स है, जिसके अंदर मैंने आपका पूरा सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10 कंप्लीट कर दिया है ना। मजा आ गया? मजा आ गया तो एक छोटा सा लाइक भी कर दो यार, मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा अगली वीडियोस के लिए। कमेंट कर दो, और हर वो स्टूडेंट जिनका सीए इंटर का सितंबर 25 या जैन 26 के अंदर इंटेंट है, उनके साथ ये वीडियो शेयर करो। ट्रस्ट मी, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और अगर चैनल पे नए तो आप लोगों को मालूम है क्या करना है, छोटा सा सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। एंड इस चैनल पे आप लोगों को एक्सक्लूसिवली टैक्स का ही कंटेंट मिलने वाला है, बाकी कुछ मिलने वाला नहीं है। क्लियर है? चलो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू ऑल टुमारो, बाय बाय।